सच बात यह है कि ईरान इस वक्त, जैसे ये ईरान तो नहीं, ईरान के टॉप लीडर इस वक्त काफी परेशान हो चुके हैं। पिछली रिपोर्ट में आपने एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया होगा, मैंने बताया और आपको समझाया कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान ये है कि हमारा अपर हैंड है, हम जंग जीत चुके हैं, लिहाजा अब हमें डील करनी चाहिए। हमारा दिमाग वहीं चकरा गया था कि ये भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अब ईरान के आपके बहुत, मतलब हम सब ने उन्हें बहुत पसंद किया है, पार्लियामेंट स्पीकर गरीबाफ क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट छप चुकी है। रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो एक खास समुदाय है ईरान से जुड़ा हुआ, अगर उनके मन की बात ना बोलूं, मैं उनके मन की तरह ना बोलूं तो भाई वो गाली पहले बक देते हैं। तो ये देख लो भाई, रिपोर्ट ये है, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हमारी सैन्य ताकत, हमारी फौज की ताकत चाहे कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, अगर लोग हमारे भूखे हैं और हमारे यहाँ पैसे का लेन देन, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो हम टिक नहीं पाएंगे, हम टिक नहीं पाएंगे। लड़ने वाले के तौर पर हम शांति की अहमियत उन लोगों से कहीं ज़्यादा समझते हैं जो सिर्फ इसकी बातें करते हैं। जिसने लड़ाई लड़ी है वही शांति की कीमत जानता है। बात इन्होंने ठीक कही है, लेकिन इनकी बातों में अब डर नजर आ रहा है कि अमेरिका और पूरी दुनिया मिलकर ईरान पर जो पाबंदी लगाने की बात कर रही है, इससे ईरान डर चुका है। हाँ, डर के वो बैकफुट पर नहीं गया, वो बात अलग है। ये जो नेता बोल रहे हैं, इनके बोलने से फर्क इसलिए नहीं पड़ता कुछ भी, क्योंकि भाई IRGC का फाइनल फैसला होगा और IRGC का फाइनल फैसला खामनाई, मुश्तबा खामनाई लेंगे। अब ये जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, इनकी मानसिकता में भी अलग हो सकती है, लेकिन खामनाई क्या चाहते हैं, मुश्तबा खामनाई का क्या फैसला होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। वहीं ईरान पर पाबंदियां अमेरिका की लगते ही ईरान के हाथ पैर लग रहा है कट चुके हैं। रिपोर्ट फिर से यह है कि अब ईरान चाइना के बायर्स को अपने ऑयल ऑफर नहीं कर पा रहा है। ऑफर कर पाना तो छोड़ो, जब सामने से खरीदार ही पीछे हट गया है तो ईरान अकेला क्या ही बेच लेगा। ईरान ने जानकारी दी है कि आज की तारीख में भी बहुत सारे आतंकी ग्रुप हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके मुल्क में हथियार के साथ घुसने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा हमने दर्जनों आतंकवादियों को मारा है, कईयों को गिरफ्तार भी किया है। भाई, इतिहास में पहली बार स्पेन की कंपनी को ईरान ने माइनिंग का लाइसेंस दे दिया है। अब इतिहास, पूरी जिंदगी में पहली बार भाई स्पेन की एक कंपनी ईरान आएगी और माइनिंग करेगी। ये पहली कोई विदेशी कंपनी होगी जो ईरान में काम करेगी। ईरान के नौसेना कमांडर ने कहा कि हम हर तरह से समुद्री रास्तों को अपने बचाने को तैयार हैं, किसी भी तरह से घुसपैठ होने नहीं देंगे, हम सतर्क और सावधान हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस पहुंच चुके होंगे। जी हां, वो फ्रांस के लिए निकले हैं, डील के लिए, एग्रीमेंट के लिए। जब से उन्हें यकीन हुआ है कि उन्हें अब अमेरिका बचा नहीं सकता, मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे अरब देशों ने तमाम अमेरिका के अलावा दूसरे एलाई से रिश्ते बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। हजरात, FBI ने वार्निंग जारी कर दी है कि ईरान का प्लान बोलने में कुछ और है और करने में कुछ और है। FBI कह रहा है कि ईरान, बड़ी वार्निंग दी है, ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया पर ड्रोन हमला कर सकता है। सच है या झूठ ये बात अलग है, लेकिन ईरान भी उल्टी खोपड़ी का है। हम अमेरिका से 2 एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग जहाज मिले हैं, ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, खरीदे हैं इसने अमेरिका से और उसने सीधा अपनी फौज में तुरंत प्रभाव से हैंड टू हैंड शामिल कर लिया है। वहीं ईरान ने ओमान से होर्मुज के लेकर बात की है। होर्मुज के अलावा जो और इलाके में इश्यूज हैं उन पर भी ओमान से ईरान ने बात की है। ईरानियन ऑफिशियल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि जंग के दौरान जो अरबों पर हमले किए गए थे इधर उधर,
अमेरिकी मिलिट्री बेस के अलावा जो इधर उधर हमले किए गए अरब में, वो हमले हमने किए ही नहीं थे। वो हमले हमारे पास रिपोर्ट और सबूत है अमेरिका ने करवाए थे, ताकि अरब देशों के रिश्ते हमारे साथ यानी ईरान के साथ खराब हो जाएं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों का एक अखबार द न्यूयॉर्कर, ये देखो क्या लिखा हुआ है कि 6 महीने की जंग हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आज भी 6 महीने बाद भी ईरान के आगे लूजर है, हार चुका है। जो नीचे डिटेल में रिपोर्ट है इसमें बताई गई है ये बातें कि डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब था कि 2 हफ्ते में हम ईरान को गिरा देंगे, लेकिन 6 महीने हो चुका है। बुरी तरह से अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ईरान से हार चुकी है। अमेरिका का एक और अखबार है द इंटरसेप्ट, बहुत बड़ा अखबार है, पूरी मैगजीन है भाई ये। भाई इसने क्या लिखा है कि मूसाद पूरी तरह से ईरान में फेल हुआ। जो मूसाद अपने प्रोजेक्ट में कभी फेल नहीं होता है, वो ईरान में ऐसे फेल हुआ कि इस ऑपरेशन के फेल होने के बाद मूसाद के अंदर मूसाद के टॉप लीडर्स को, टॉप कमांडर्स को हटा दिया गया। मैंने हूथीज का कल बयान बताया था, उन्होंने कहा कि हमने सऊदी अरब के जज़दान की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। आज सैटेलाइट इमेज से सबूत लेके आ गया हूं। यह सऊदी अरब की जज़दान की ऑयल रिफाइनरी है जिस पर डैमेज साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों यमन की सरकार जो अब्राहम टैंक इस्तेमाल कर रही है हूथीज के खिलाफ, हूथीज ने उसी अब्राहम टैंक के ऊपर ड्रोन से हमला किया है। आखिरकार आईआरजीसी बोला, आईआरजीसी ने कहा कि सऊदी अरब यमन के हूथीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों यमन की सरकार का दावा यह है कि 24 घंटे में हमने 81 ऑपरेशंस किए हैं यमन के हूथीज के खिलाफ। मेरे दोस्तों इसी यमन की सरकार ने, ये तस्वीर देख लो भाई, यमन की ही सरकार ने जो हूथीज के खिलाफ है, उन्होंने अपनी एक ड्रोन यूनिट दिखाई है, यानी ड्रोन की सेना दिखाई है जो खतरनाक ऑपरेशन यमन के हूथीज के खिलाफ करने की तैयारी में है। मेरे दोस्तों इस्राइल बाज कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हम सबको इस बात पर यकीन है। मेरे दोस्तों अब इस्राइल ने लेबनान पर फिर से रोज की तरह बड़े हमले किए हैं। हमले लेबनान पर, तस्वीर आपके सामने। غارة حربية هلا عم ضايعة. फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि फिलिस्तीन के हेब्रोन के इलाके में एक अंडर एज बच्चा, 18 साल से कम का बच्चा, इस्राएली आतंकी के सामने, इस्राएली सेटलर्स के हमले में मारा गया है, शहीद हो गया है। यूएन ने कहा है कि 90% से ज़्यादा गाज़ा में लोगों, जो गाज़ा में बच्चे हैं, लोग हैं, उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं, शेल्टर नहीं है और सर्दी आने वाली है। इसी बात के बाद हमारी बात तो चल रही थी खाने पीने की, तो जिस बहन के ज़रिए मैं वहाँ गाज़ा में थोड़ी बहुत हेल्प पहुँचाता हूँ, अब उन्होंने यही बोला मुझसे, कल उन्होंने यही बोला था, मैसेज डाल दिया था उन्होंने मुझे कि कपड़ों की ज़रूरत है, बच्चों के स्वेटर्स की ज़रूरत है, जुराबों की ज़रूरत है, दस्तानों की ज़रूरत है, कुछ जैसे चादर वादर चीज़ें वो ज़रूरत है। तो जो कि यहाँ क्योंकि ब्लैक में भाई साहब ब्लैक मार्केटिंग चल रही है तो काफ़ी महंगे हैं। तो मैंने उनसे तो नहीं बोला, लेकिन मुझे यकीन है अपने लोगों पर, तो मैंने कहा ठीक है, हमसे जितना बन पड़ता है हम करेंगे। अगर मेरे लोग भी मेरा साथ नहीं देंगे तो हम जितना, मैं अपने दम पर, अपने ऑफिस के दम पे जितना कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। बस इसीलिए क्योंकि वहाँ तक सामान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोग बेचारे मोहब्बत में, गाज़ा की मोहब्बत में, वो बेचारे मेल करते रहते हैं कि भाई जब भी कुछ करना बताना, हम साथ देंगे। तो इसलिए, सिर्फ इसलिए ये बारकोड लगा है। ये बारकोड काम नहीं भी कर रहा होगा तो अकाउंट से अकाउंट में आप मदद भेज सकते हैं। और तो और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मन करे तो मन करे, वरना पिछले 6 महीने से तो मैंने बंद कर रखा था, लेकिन जो खुद अपने दम पर कर सकते हैं, मैं जो खुद कर सकता हूँ वो हम कर रहे थे। ठीक,
तो अगर मन करे, तो अगर आपको लगे कि हाँ मदद होनी चाहिए भाई, गाज़ा में ठंड आ रही है, लाशें अभी भी बरामद हो रही है, लोग अभी भी परेशान हैं, खाने पीने की दिक्कत तो चलो अब दूर की बात है, अब भाई ये सर्दी करीब है तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं वहाँ पे, तो अगर मन करे हेल्प करने का तो ज़रूर आगे आइएगा। कल मैंने आपको E1 सेटलमेंट के बारे में बताया था। वेस्ट बैंक और फ़िलिस्तीन के मेन इलाकों में ये एरिया आता है जिसका नाम E1 रखा है। ये समझिए अगर यहाँ पर इजराइल का कब्जा हो गया तो फिलिस्तीनियों के लिए 1 इंच ज़मीन नहीं बचेगी और फिलिस्तीन स्टेट कभी बन नहीं पाएगा। तो E1 इलाके पर इजराइल ने कब्जा करने का ऐलान किया, सेटलमेंट करने का ऐलान किया, जिस पर E3 देश भड़क गए थे, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। इन्होंने निंदा की कि हमारे रिश्ते इसराइल से खराब हो जाएंगे अगर इसराइल ने ये किया। गैर मुस्लिम बोला, तब जाकर ये सुअर के पेले, ये अरब, ये हराम की नस्लें, ये अब बोली कि नहीं हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इसराइल को और नहीं करना चाहिए। ये हालात हैं भाई साहब, अरबों के हालात हैं। फिर भी मुसलमानों की नज़र में ये अरब के हुक्मरान ऐसे हैं, ओ हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं भाई। हमारे दिमाग में ये है कि अंधा उनके पास पैसा है और उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। गज़ा के फ्लोटीला वाले मैटर आपको याद होंगे, जिसमें तुर्की और अलग अलग देशों से समुद्री जहाज में बैठकर एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, कार्यकर्ता ये सब इजराइल की तरफ गए थे। इजराइल ने फिर इनको रास्ते से गिरफ्तार कर लिया था, फिर इजराइल लेके गए थे, टॉर्चर किया था, मारा था, पीटा था, महिलाओं के साथ बदतमीजी की थी। इसी मामले में तुर्की ने अब नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, अरेस्ट वारंट, और इंटरपोल से नेतन्याहू के खिलाफ रेड नोटिस की मांग की है ताकि नेतन्याहू को दुनिया के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जा सके। अब इसके बाद जाहिर सी बात है नेतन्याहू का भड़कना तय था। नेतन्याहू ने ट्वीट करके खूब भड़ास निकाली, कहा कि एर्दोगान जो है तानाशाह है, एर्दोगान यहूदियों से नफरत करता है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, इलाके में अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है, हमास को सपोर्ट करता है, कुर्दिश का कत्लेआम किया है, साइप्रस पर तुर्की ने खुद, एर्दोगान ने खुद कब्जा किया हुआ है। हजरात भड़क गया, पूरी तरह से पागल हो गया नेतन्याहू। अब नेतन्याहू के इस बयान पर तुर्की भड़क गया। तुर्की ने उससे लंबा बयान जारी कर दिया, कहा कि सिर्फ और सिर्फ इलाके में तनाव पैदा कर रहा है इसलिए ताकि वो कुर्सी पर बैठा रहे, और ऐसे बयान भी उसने इसलिए दिए ताकि वो कुर्सी पर अपने प्रधानमंत्री पद पर चिपका रहे। पूरे इलाके में अनस्टेबिलिटी, गाज़ा के, फिलिस्तीन के बच्चों का, लोगों का नरसंहार करने वाला कौन है दुनिया जानती है। पूरे इलाके में ये इजराइल क्या कर रहा है सारी दुनिया को मालूम है। वहीं सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल हमें मौका नहीं दे रहा कि हम अपने आप को संभालें और अपने देश को रीबिल्ड करें। बनाने का वो तो तबाही मचा रहा है, बनाने क्या देगा हमें। फिर उन्होंने आगे ये कहा, हम ईरान के साथ अपने रिश्ते ठीक करने को तैयार हैं, शर्त बस ये है कि हमारे इंटरनल मैटर में ईरान ना बोले। और सऊदी अरब को लेकर उन्होंने इशारा किया है, खुला बोला है कि हम सऊदी अरब के मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने को तैयार हैं। भाई इजराइल तुर्की को किसी भी हालत में हमला करके डिसमेंटल करने की तैयारी में है, ऐसे माहौल बन चुके हैं। अब क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है और नाटो के मेंबर में जो आर्टिकल 5 है उसमें ये काम करता है कि आर्टिकल 5 में रूल ये है कि अगर आप भी मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम नाटो है, अब उस ग्रुप में जो होगा, रूल ये है कि उनमें से किसी के ऊपर बाहर पर्सनली अटैक किया जाता है तो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है नाटो का, उसमें हम सब ये मानेंगे कि हम पर हमला है। एक मेंबर पर हमला होना यानी हम सब पर। फिर हमारी एक फौज बनी हुई है तमाम ग्रुप वालों की, वो मिलकर जिसने अटैक किया है हमारे दोस्त के ऊपर, हम उसको मारेंगे। आर्टिकल 5 इसे कहते हैं। तो नाटो का मेंबर तुर्की है। अब इजराइल सोच रहा था हम इससे भिड़े कैसे, क्योंकि आर्टिकल 5 है, फिर सारे नाटो के मिलकर हमें मारेंगे। तो इजराइल के ऑफिशियल ने रास्ता निकाल लिया है, कहा कि अगर हम तुर्की के
बेसिस को उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं। हमारे पास रास्ता मौजूद है, हमें रास्ता मिल चुका है कि किस तरह से हम आर्टिकल 5 से बच सकते हैं, कोई भी देश बीच में नहीं आएगा। हजरात, ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी है। ये हाल मिडिल ईस्ट का है। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद वस्सलाम।